हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज के बारे में। तो ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होता है। न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब न्यूरो मतलब रिलेटेड टू ब्रेन एंड डिजेनरेटिव मतलब उसका धीरे धीरे खराब होते रहना, डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाना। तो ये होता क्यों है? जो हमारा मिड ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो उसमें से जो मिड ब्रेन होता है उसमें एक सब्सटेंशिया नाइग्रा के नाम से एक स्पेस होती है। वहाँ पे आपका जो डोपामिन होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो डोपामिन का काम क्या होता है? हमारे जो भी मूवमेंट है उन सबको कंट्रोल करना। तो जब ये डोपामिन का रिलीज रुक जाता है या किसी भी रीजन की वजह से खराब होने लगता है, तो हमारी मूवमेंट या तो स्लो हो जाती है या स्टिफ हो जाती है और हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रह पाती है। तो इसी डिजीज का नाम पार्किंसंस होता है। जब ये डोपामिन अपना काम ढंग से नहीं करता है और हमारी मूवमेंट को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाता है, तो ये एक डिजीज का रूप ले लेता है। तो अब इसको हम जान लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ये होता क्यों है? सबसे पहला इसमें यही जो मैंने आपको बताया कि डोपामाइन का डेफ़िशिएंसी हो जाना या फिर उसका प्रोडक्शन ना होना। सेकंड हमारा इसमें आता है जीन्स, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो पिछली जनरेशन्स हैं, उनसे हमें पास आउट होना। इसके अलावा जीन म्यूटेशन, जो भी हमारे जो जीन्स हैं, उसमें किसी भी लेवल पे कुछ चेंजेज़ हो गए हैं, तो उस कारण भी ये डिज़ीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करूँ, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा टॉक्सिन्स। जो भी हमारी जो फार्मर्स हैं, वो डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो इस डिज़ीज़ के होने में एक बहुत बड़ा रोल उनका रहता है। एंड इसके अलावा हमारा एज फैक्टर, कि ये जो डिज़ीज़ है, ये ज़्यादातर ओल्ड एज में देखी जाती है एंड एज़ कंपेयर टू फीमेल, मेल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि जो हमारे इन्फेक्शंस हैं, अगर कोई किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हमारे ब्रेन को रीच कर गया है, तो भी ये कारण बन सकता है कि हमें पार्किंसंस हो सकता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो एक सेलुलर लेवल पे जाके चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी इसमें कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसके सिम्पटम्स के बारे में, कि इसमें क्या एक पर्सन फ़ील करता है कि अगर उसको पार्किंसन है तो। तो इसमें 2 तरीके के सिम्पटम्स होते हैं, एक होता है अर्ली सिम्पटम्स और एक होता है लेटर सिम्पटम्स। अर्ली सिम्पटम्स में आपको सबसे पहले जो चीज़ें देखने को मिलेगी वो होगा कि आपकी बॉडी आपके बैलेंस में नहीं है। व्हेनेवर यू विल वॉक, व्हेनेवर यू विल सिट, आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ़ील हो सकती है कि मैं ये जानबूझ के मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रहा, या फिर वो अननेसेसरली हिल रहा है, या फिर पैर मेरा मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा शेकिंग होना, अगर हम नॉर्मली भी बैठे हैं तो सडनली आप देख रहे हैं कि आपका हाथ या आपका पैर, आपका हेड सडनली थोड़ा-थोड़ा शेक करना शुरू कर दिया है उसने। आपका जो गेट है, गेट मतलब क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो हमारा चलने का जो स्टाइल है, वो काफ़ी चेंज हो जाता है इसमें एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। अब हम इसमें लेटर सिम्पटम्स देखेंगे, तो लेटर सिम्पटम्स में सबसे पहले हमारा आता है कि हमें ब्रेन चेंजेज़ हमें देखने को मिलते हैं। हमारा जो थिंकिंग का तरीका होता है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। हमको डिमेंशिया, हमें भूलने की बीमारी जैसा फ़ील होने लगता है कि हम सब चीज़ें भूल रहे हैं। इसके अलावा डिप्रेसिव, काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया है कि ये डिप्रेशन को भी इनवाइट करता है, कि पेशेंट काफ़ी डिप्रेसिव रहता है, उसको एक जीने की चाह जो होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। फूड और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा स्लीपिंग प्रॉब्लम्स रहने लग जाना, कि इनसोम्निया, नींद ही नहीं आ रही है, पूरी-पूरी रात परेशान रह रहे हैं और उसकी जगह आपको दिन में थोड़ा बहुत ही आप रेस्ट कर पाते हैं। तो जो हमारा साइकिल है पूरे दिन का, वो काफ़ी हद तक इससे ऑल्टर होता है और जो हमारी लाइफ़ चलती है, वो ये भी इससे काफ़ी हद तक खराब हो जाती है। नेक्स्ट इसमें हमें देखा गया है कि जो बाउल मूवमेंट्स हैं, वो भी अफ़ेक्ट होती है, पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड रहता है। एंड ट्रेमर्स, जो शेकिंग है एंड ट्रेमर्स इज़ लाइक कंटीन्यूअस शेकिंग। तो और काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि एक नोटिसेबल आप
अगर आपके सामने कोई पर्सन बैठा है तो वो नोटिस कर सकता है कि आपको ट्रेमर्स अभी हो रहे हैं, तो वो उस तरीके का एक लेटर सिम्पटम्स में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेजेस के बारे में। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, तो ये एक क्लिनिकल वे है जानने का कि कितनी सीवियरिटी हो गई है पार्किंसंस में। सबसे पहला इसमें आता है 1, 2, 3, 4, 5। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें होता है कि हमारी वन साइड ऑफ बॉडी इज़ अफेक्टेड। सेकंड में आता है कि हमारी दोनों साइडेड अफेक्टेड हैं, बट हमारा जो बैलेंस है वो अभी भी मेंटेन्ड है। थर्ड, उसमें आता है कि हमारा जो बैलेंस है वो खराब हो चुका है, बट जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर है। नेक्स्ट, जो फोर्थ है, फोर्थ में ये आता है कि डिसबैलेंस हो जाना, फंक्शनिंग ना होना, वॉकिंग और स्टैंडिंग में अगर हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो वो हमसे प्रॉपर नहीं हो पाता है। हम स्टैंडिंग या वॉकिंग के लिए हमें किसी की हेल्प चाहिए। फिफ्थ, पेशेंट बेड रिडन रहता है एंड कुछ भी एक्टिविटीज करने के लिए एबल नहीं हो पाता है। तो अब नेक्स्ट हम इसमें जान लेंगे इसके डायग्नोस्टिक टूल्स कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है कि जो हमारे क्लिनिकल सिम्पटम्स हैं, जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो डॉक्टर करेगा इंस्टेड ऑफ यू कैन से सम ब्लड टेस्ट और स्कैन्स। तो इसमें सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो होता है हमारा क्लिनिकल असेसमेंट, कि पेशेंट की गेट से या फिर पेशेंट के तरीके से जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उससे ही काफ़ी हद तक ये डायग्नोस हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और अगर कुछ ब्लड टेस्ट और स्कैन्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन और एक होता है डार्ट स्कैन, तो वो भी इसमें कराया जाता है। ब्लड टेस्ट के लिए इसमें एक फर्मेंटेड ब्लड टेस्ट होता है, एक लीवोडोपा चैलेंज के नाम से टेस्ट इसमें कराया जाता है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो इसमें कराए जाते हैं पार्किंसंस को कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, कि टाइप्स ऑफ, जैसे मैंने आपको स्टेजेस का बताया, तो इसमें टाइप्स भी आते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है हमारा प्राइमरी पार्किंसन डिजीज़। तो इसमें प्राइमरी में जो भी हमारा कॉज़ है वो हमारा नोन ही नहीं है, बट इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, कि इसका जो कॉज़ मैंने आपको बताया कि अननोन है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज़। सेकेंडरी मतलब होता है कि ये किसी और डिजीज़ का एज़ अ कॉम्प्लिकेशन ये जनरेट हुआ है पार्किंसंस। नेक्स्ट हमारा आता है हेरिडेटरी, कि हमें अपनी फैमिली से हमने ये हेरिडेट किया है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम, मतलब पार्किंसंस तो है ही, उसमें उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी एसोसिएट हो जाती हैं जिससे पार्किंसंस के जो साइंस है वो हमें जल्दी दिखने लग जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या ये प्रिवेंटेबल है। हाँ, कुछ हद तक अगर हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखें और अपनी बॉडी को रेगुलरली हम खुद असेस करते रहें कि क्या हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रही हैं किसी भी तरीके से, बी इट ऑन अ मेंटल लेवल और ऑन अ फिजिकल लेवल। तो अब हम बात कर लेंगे इसकी आयुर्वेदा एक्सपेक्ट के बारे में एंड ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो तो पॉसिबल है, बट मैं अगर ये कहूँ कि इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन अभी तक मतलब अवेलेबल नहीं है। इसके जो सिम्पटम्स है उसको मैनेज किया जाता है। एंड अब मैं आयुर्वेदा की अगर इसमें बात करूँ तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसको कंपवात या सर्वांगवात के अंतर्गत जाना जाता है। कंपवात मतलब, कंप मतलब कि ट्रेमर्स, वात की वजह से जो हमारे बॉडी में हमें ट्रेमर्स फील होते हैं, शेकिंग फील होती है, तो इस तरीके से ये जो टर्म है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया सर्वांग वात, पूरी बॉडी ही अफेक्टेड है वात दोष की वजह से। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो वात दोष है वो मेन हमारा मतलब आप कह सकते हो कॉज है, कि वात की दृष्टि की वजह से ये रोग देखा जाता है। तो अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि वात की शुद्धि करेंगे। वात अगर बहुत ज़्यादा दूषित नहीं है तो उसकी हम शमन चिकित्सा भी कर सकते हैं, कि उसका जो आप कह सकते हो जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको कहीं न कहीं बाय यूजिंग सम हर्बल मेडिसिन्स और सम यू कैन से प्रोसीजर्स उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
शोधन चिकित्सा की ज़रूरत तब पड़ेगी जब उसकी वृद्धि इतनी हो गई है कि वो शमन चिकित्सा से ठीक नहीं हो सकता है। तो शमन चिकित्सा के अंदर कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आपका आएगा देवदारू, कुष्ठ, बला, अतिबला, पुनर्नवा, दशमूल, शल्लकी, त्रिफला। तो ये कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं एंड ऐसे कुछ फॉर्मुलेशंस भी हैं जो इन सिंगल हर्ब्स से मिलकर बने हैं। जैसे कि आपका संजीवनी वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, पुनर्नवा क्वाथ, त्रिफला से जो भी आपका चूर्ण हो गया या त्रिफला का क्वाथ हो गया, तो वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है और जो भी आपका वात को ठीक करने वाले फॉर्मुलेशंस हैं, वो भी इसमें लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं शोधन चिकित्सा की अगर बात करती हूँ, तो शोधन चिकित्सा में सबसे अच्छा इसके लिए रहता है विरेचन। मतलब हमारी पूरी बॉडी की क्लीनिंग होके देन आपको काफ़ी अच्छा आप फ़ील कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट या फिर आप कह सकते हो कि एक प्राइम जो ट्रीटमेंट इसके लिए बताया गया है, वो है ऑयलिंग थेरेपी। हमारी बॉडी में अगर हम अभ्यंग करते हैं, तो वात काफ़ी हद तक उसी से कंट्रोल हो जाता है। तो उसके लिए आप फुल बॉडी मसाज काफ़ी आप रेगुलर भी अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वन्स इन अ वीक यू शुड डू। तो उसके लिए जो ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं वो है बला अश्वगंधा आदि तेल, सहचर आदि तेल, महानारायण तेल, धन्वंतरी तेल। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे तेल और कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स के बारे में बताया है जो आपको हेल्प करेंगे। बट आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अपने नियर बाय किसी आयुर्वेदा डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।